गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको मालूम है, हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर थे हमने 1833 तक का सारा कवर कर लिया था। ये जो वीडियो है ये हम 1833 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे, पहले तो क्या है, हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के जो मैंने आप सबको बताया था कि जो चार्टर एक्ट 1833, 1858, पिट्स एक्ट, 1909, 19019, 19035, ये जो एक्ट्स हैं ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, इसमें आप 1813 को भी ऐड कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट आप सबको पता ही है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, अगर जो एग्जामिनर है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा क्या है, संविधान है, सेवा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, हमारी जो पार्लियामेंट बनी है, वो इन सब जो अमेंडमेंट्स होती गई, और आज जो हम पार्लियामेंट में देखते हैं जितने भी हमारे कानून हैं या फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारा इसी पे आधारित है। इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं इसी से बनते हैं। तो इसीलिए हम जो ये सीरीज़ थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आज हम करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। आप सबको क्या करना है, पहले खुद से सॉल्व करने हैं, और फिर एंड में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, आप सबको एक्सप्लेनेशन देखकर इसको कवर अप करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो पहले आपको इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, मैं तो आंसर बता ही दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको सॉल्व करना है। तो लिखा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द जो चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो इसमें बताया कि जो 1833 का एक्ट है उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या फीचर्स उसमें थे। फर्स्ट था चार्टर एक्ट 1833 ऑल्सो कॉल्ड सेंट हेलेना एक्ट। तो ये देखते हैं सही है या गलत है। ठीक है, रिन्यू द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 20 ईयर्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम प्योरली कमर्शियल बॉडी। ठीक है, दिस एक्ट एंड्स द स्लेवरी। तो इन 5 जो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं इसमें आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ करेक्ट है, या ऑल ऑफ अबव। ये आपको पहले पॉज करना है और फिर से इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं सीरीज वाइज। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है कि चार्टर एक्ट 1833 ये आपका है, इसका नाम क्या था, हेलेना सेंट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, क्योंकि 1833 में क्या हुआ था, जो सेंट हेलेना आइसलैंड है, ठीक है, उसका जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। तो ये जो इसका जो ये चार्टर एक्ट है, इसका अदर नेम भी आपको सबको मालूम है। मोस्ट फेवरेट जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से मैंने वही कवर किए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट है हमारी, ठीक है, वो सही है। सेकंड है रिन्यू द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 20 ईयर्स। ये भी सही है कि आप सबको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 20 ईयर की लीज मिलती थी, तो हर साल पहले कौन से 1833 में इसको 20 ईयर बढ़ाया गया, और 1833 में भी अगेन इसको 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये भी सही है। गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया है कि बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको सबको मालूम है ये उल्टा लिखा गया है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है, बहुत स्मार्टली गेम खेलता है। आप सबको लगेगा हाँ ये सही है, बट गलत है। क्योंकि क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, वो क्या बना था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो बंगाल का मतलब इंडिया वाला बंगाल कम नहीं हुआ था, वो ज़्यादा हुआ था। मतलब उसकी उपाधि जो है बड़ी हुई थी, छोटी नहीं हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर आपसे ऐसी स्टेटमेंट, ट्रिकी स्टेटमेंट, ये ट्रिकी स्टेटमेंट होती है क्योंकि इसको इंटरचेंज ही किया गया है, बट आंसर यही है। तो यही आपको वहाँ पे कॉन्शियसली आंसर देना है, आपको बिना कॉन्शियसली आपको करेक्ट करके नहीं आना है। ठीक है, फोर्थ को स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बिकेम प्योरली कमर्शियल बॉडी। तो ये भी गलत है। आप सबको मालूम है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या बन गई थी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कमर्शियल नहीं। कमर्शियल से उनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स हैं हम आगे पढ़ेंगे, बट ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। लास्ट देख लेते हैं। दिस एक्ट एंड्स द स्लेवरी इन इंडिया। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। क्योंकि 1833 में क्या किया था कि स्लेवरी एक्ट को, जो स्लेवरी थी इंडिया में, उसको खत्म कर दिया गया था। तो इसमें हमारा क्या बना, हमारा राइट आंसर क्या बना, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ। तो कौन सा राइट आंसर है, ये वाला जो है ये हमारा राइट आंसर है। होप आपको समझ आया होगा। बाकी हम इसके जो फीचर्स हैं उसको हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो इसके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। इट लिफ्टेड ऑल द रिस्ट्रिक्शन ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन। ठीक है, इट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस। एंड लास्ट जो थी फोर्थ, इट इंक्रीज द काउंसिल ऑफ जनरल जो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 3 to 4। तो इसका जो राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या है।
फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये सबको मालूम है कि यस 1833 में क्या है कि ऑल यूरोपियंस को अलाउ कर दिया गया था कि वो इंडिया में रह सकते हैं। तो यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्वेश्चन था इट एंड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने ऊपर ही आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताया था, इसने क्या किया था कमर्शियल जो फंक्शंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उसको एंड किया था। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये घूम फिर कर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए बनता है क्योंकि ये वाला जो है ये आपको कंफ्यूजिंग है, आपको हमेशा ही कंफ्यूज करेगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो कमर्शियल एंड जो पॉलिटिकल मैटर्स थे, कमर्शियल मैटर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे, वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल करती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी काम था धीरे 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 क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम। यस ये भी करेक्ट आंसर है क्योंकि आप सबको मालूम है कि 1833 में फर्स्ट टाइम जो हमारे विलियम बेंटिक हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, जो लास्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे 1833 में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज को। बट क्या हुआ, इसमें इसको पास नहीं किया गया, ये इसको पास नहीं किया, बट इंट्रोड्यूस का जो अटेम्प्ट था वो इसी में किया गया। ठीक है, पास कब हुआ था, 1853 में, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया था कि इसमें बोला गया था कि ये जो इंडियंस को उसको दूर नहीं रखा जाएगा इस ओपन कंपटीशन से। बट क्या हुआ था कि जो काउंसिल के मिनिस्टर थे और जो पार्लियामेंट था उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया था और ये फेल हो गया था। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं इट एनकरेज द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 3 to 4। यस आप सबको मालूम है कि क्या हुआ था कि पिट्स एक्ट जब आया था, ठीक है, 1784 में जब पिट्स एक्ट आया था तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको क्या कर दिया था, 4 से 3 कर दिया था। बट 1833 में क्या हुआ, अगेन उसको इंक्रीज करके 4 जो उसके हेल्प करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, तो उसमें क्या हुआ था कि इसको इंक्रीज कर दिया। था हमारी जो राइट स्टेटमेंट क्या बनती है, फर्स्ट राइट है, थर्ड राइट है एंड फोर्थ राइट है। तो हमारा जो लास्ट सेकंड लास्ट आंसर है यही हमारा आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि जो लॉ कमीशन है इंडिया में कब आया था। ठीक है, तो ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए कि लॉ कमीशन कब आया था, 1833 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन ही है कि इसका जो लॉ कमीशन है वो इंडिया में कब आया था, 1833 में। और उसके जो कमीशन के जो चेयरमैन थे, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मालूम होना चाहिए, चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मकले। ठीक है, मकले जो थे इसके क्या थे, चेयरमैन थे और फर्स्ट जो अटेम्प्ट किया लॉ कमीशन बना था तो 1833 में। तो ये जो क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो जो कि हमारा जो चार्टर एक्ट 1833 है इसी पे बेस्ड है। अब हम जो इसके फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। जो चार्टर एक्ट 1833 है उसमें हम क्या था कि इट क्रिएटेड यूनिफॉर्म सिस्टम इन लॉ, सिस्टम ऑफ लॉ इन इंडिया। इसने क्या किया था, हमारा जो कंट्रोल था, आप सबको मालूम है जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, वो क्यों लाया गया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी काम, जितनी भी टेरिटरी इन इंडिया है वो किसके अंडर आ जाए, वो किसके कंट्रोल में आ जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए लाए कि रेगुलेट कर सकें किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आप सबको मालूम है 17 जो सेंचुरी थी 1699 में, ठीक है, जो इंडिया में आए थे। और 1709 में आप सबको मालूम है जो हॉकिंस था उसने जो जहांगीर के कोर्ट में जाकर परमिशन मांगी थी बट वो फेल हो गया था। 1830 में 1730 में फर्स्ट टाइम जो इनको परमिशन मिल गई थी। ठीक है, तो आप सबको ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये फर्स्ट जो अटेम्प्ट था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन। यस, जो 1730, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी से समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट आप सबको मालूम है 73 में आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसका काम क्या था कि रेगुलेट करना। ठीक है, किसके अगेंस्ट, मतलब उसको क्या कंट्रोल करना, किसने कंट्रोल करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बट लास्ट स्टेप सेंट्रलाइजेशन, धीरे धीरे क्या किया उन्होंने अपनी पावर्स को कंट्रोल करना लगा। बट जो ये 1833 था ये लास्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन, मतलब जितनी भी पावर थी किसके हाथ में थी, अब सारी जो पावर थी एक ही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसी के पास थी। ठीक है, वही उसके लॉ बनाएगा, जितनी मिलिट्री पावर है वो सारी उसके पास है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल मैंने आपको बता ही दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, तो उसके पास ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर आ गई थी। तो ये हमारा जो लास्ट स्टेप था टुवर्ड द कि जो हमारी सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया था इंडिया में। तो ये लॉ के जो था इसका मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर था ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ इन इंडिया, इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सेकंड हम देख लेते हैं दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप, मैंने आपको बता ही दिया टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। उसके बाद इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमने सुपर स्टेटमेंट में पढ़ा ही था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। और उसके पास क्या था, उसके पास सिविल पावर थी,
ठीक है, ऑल सिविल पावर उसको दी गई, मिलिट्री पावर दी गई, और इन वन हैंड मैंने क्या बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन मतलब है कि एक के हाथ में सब कुछ है, ठीक है, वही कंट्रोल करेगा, वही लॉ बनाएगा, वही मिलिट्री पावर को यूज़ करेगा। और फर्स्ट कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन है मेरी नज़र से अगर देखेंगे, मेरी समझ से देखेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन विलियम बेटिक था। सेकेंडली आपका लॉर्ड डलहौजी जो इसके बाद में आता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम हुए हैं जैसे रेलवेज हैं या फिर इंट्रोड्यूस टू इन्होंने जो सिविल सर्विस का काम जो इंट्रोड्यूस किया तो वो लॉर्ड विलियम बेटिक के कार्यकाल में ही आया, ठीक है। सती प्रथा जो 1929 में जो आप सबको मालूम है जो खत्म की, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेटिक के एफर्ट्स के कारण ही खत्म हुई थी। तो ये जो जितने भी रिफॉर्म्स थी जो इंडिया में आई, तो ये इन्हीं के कारण आई, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि कई लॉज इनके होते हुए बने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि आप सबको मालूम है कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो इंडिया का गवर्नर जनरल बंगाल बन गया। तो लेजिस्लेटिव पावर जो थी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास, आप सबको मालूम है ये सबॉर्डिनेट कोर्स थे किसके? कलकत्ता के। अब क्या है कि वो उनसे जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो भी छीन के किसके हाथ में आ गई? अब लॉर्ड विलियम बेटिक, क्योंकि अब इंडिया का राजा एक ही होगा, मतलब एक ही गवर्नर जनरल होगा और वो कौन होगा? विलियम बेटिक। तो लेजिस्लेटिव लॉ बनाने की पावर भी उनसे छीन ली गई। तो इसीलिए ये सेंट्रलाइजेशन जो मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ लॉ था, तो इसी के कारण था क्योंकि इन्होंने क्या जो प्रेसिडेंसीज थी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स थे उनसे भी अपनी पावर, उनसे जो उनकी पावर थी लेजिस्लेटिव लॉ बनाने की पावर थी वो भी छीन ली थी, ठीक है। लॉ मेड अंडर दिस एक्ट कॉल्ड एक्ट एज एक्ट। प्रीवियसली इसको क्या बोला? पहले जो भी लॉ बनते थे उनको क्या बोला जाता था? रेगुलेशंस। बट इसमें जो भी लॉ बने या इसके फर्दर जो बने उसको क्या बोला गया? एक्ट्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये बताएं कौन से चार्टर में ये लिखा गया था कि जो रेगुलेशंस हैं उसको एक्ट बोला जाएगा। तो ये कौन सा एक्ट था? 1833। उसके बाद इट एंड द एक्टिविटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मैंने ये जितनी भी स्टेटमेंट ली हैं ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही ये स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाएगी। तो आपको यही बताना होगा कि कौन सी गलत है कौन सी सही। तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कौन सी आपकी स्टेटमेंट जो एग्जामिनर है उसने आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसने क्या किया था? ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, कमर्शियल बॉडी से हट गया था, इसको हटा दिया था। क्या? मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश्ड, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको मालूम है 1813 में क्या हुआ था? 1813 में उनको टी एंड जो चाइना के साथ ट्रेड, ये छोड़कर सब कुछ उनकी जो मोनोपोली थी खत्म कर दी गई थी। बट 1833 में सब कुछ टी एंड चाइना भी इनसे छीन ली गई। और अब क्या हुआ कि जो भी यूरोपियन ब्रिटिश गवर्नमेंट मर्चेंट आकर अपना बिजनेस कर सकता था इंडिया में। इट नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं। इट मेड अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस, मैंने आपको बताया जो विलियम बेटिक था उसने क्या किया? इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन था जो सिविल सर्विस के लिए, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था 1833 में। बट दिस प्रोविजन इज ड्रॉप्ड आफ्टर द ऑपोजिशन ऑफ काउंसिल, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे सीओडी जो थे उनकी जो ऑपोजिशन थी उसके बाद। बट लेटर 1853 में मैंने आपको बता ही दिया कि ओपन कंपटीशन जो था उसको स्टार्टेड किया गया था इन इंग्लैंड, ठीक है। और ये जो इसका जो फर्स्ट एग्जाम था वो भी लंदन में दिया गया था 1854 में। तो ये भी आपको मालूम है कि जो फर्स्ट रिटन एग्जाम हुआ था 1854 में लंदन में हुआ था, इंग्लैंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इट इंक्रीजेज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 to 4, यहाँ मैंने 3 नहीं लिखा है, 3 to 4, क्योंकि आप सबको मालूम है जो पिट्स एक्ट था उसने क्या किया था? जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो गवर्नर की, उसको रिड्यूस करके 3 कर दिया था। बट आफ्टर क्या हुआ? 1833 एक्ट में क्या कर दिया गया? इसको इंक्रीज कर दिया गया। उसके बाद लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया, ठीक है। और जो फर्स्ट जो लॉ, मैंने आप ऊपर क्वेश्चन था ही कि फर्स्ट जो उसका चेयरमैन था वो कौन था? मैकॉले, ठीक है। आप सबको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो 1833 एक्ट है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अगर होप मैंने ये सारा जो भी है 1833 का कवर किया है, आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।